हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बताइए हमारे चैनल पर जो आपकी यूपी टीपीसी पीटी एग्जाम 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो आपको बेल आइकन देगा उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा साथ ही उसको जो ऑन कर लीजिएगा। ठीक है। क्लास का जो समय है वो देख लीजिए। क्लास का जो समय है सुबह 10 बजे आपको डेली जीके जीएस की क्लास, और दोपहर को जो 3 बजे आपको देखिए मैथ्स और रीजनिंग की क्लास, और जो हिंदी और जनरल नॉलेज की क्लासेस शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। ठीक है। तो हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको नोट करके इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करना है। ठीक है। ठीक है। तो बाकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है परीक्षा की शिक्षा, आपका डिस्क्रिप्शन में जो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए वहाँ पर जो अपना पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, तैयारी को कंप्लीट कीजिए। ठीक है। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो चले क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को एक एक लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करिए। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करें। देखिए आपका जो है क्वेश्चन दिया गया है, आपका जो टीआई का क्वेश्चन होता है वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा और बताते हुए चलिएगा सही सही उत्तर का। ठीक है। क्या दिया गया है, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 59 से 63 के लिए निम्न दंडा रेख का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है। क्या दिया गया है, चलिए दंडा रेख देख लेते हैं। दिए गए 5 वर्षों के दौरान दो विषय ए और बी के लिए एक विश्वविद्यालय द्वारा मास्टर प्रोग्राम के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जो है संख्या है। ठीक है। तो नीचे जो है आपका देखिए वर्ष दिया गया है और साइड में जो है प्राप्त आवेदन पत्रों की जो है संख्या दी गई है। ठीक है। चलिए अब आई होप कि सबको दिख रहा होगा पूरा का पूरा डायग्राम। ठीक है। हाँ चलिए। 2004 में ए और बी देखिए दो ग्राफ दिए गए हैं, जो ब्लैक वाला आपका ए है और जो व्हाइट वाला आपका देखिए बी है। ठीक है। तो 2004 में देखिए ए वाले 210 प्राप्त हुए, बी वाले 140 प्राप्त हुए हैं। ठीक है। उसी प्रकार 2005 में देखें तो देखिए 2005 में जो आपका ए वाला है 130 प्राप्त हुआ, और जो बी वाला है आपका देखिए 280 प्राप्त हुआ। 2006 में देखें तो 310 प्राप्त हुआ है आपका ए वाला, और बी वाला जो है 220 प्राप्त हुआ है। ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे तो ए वाला जो 2007 में है 210 प्राप्त हुआ है, और बी वाला जो है 360 प्राप्त हुआ, और जो आपका 2008 की बात करें तो 2008 में जो आपका ए वाला है 230 प्राप्त हुआ है, और जो बी वाला है आपका 190 प्राप्त हुआ है। ठीक है। क्लियर है। तब अब इन्हीं के आधार पे जो आपको देखिए क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं उसका आंसर देना है। ठीक है। तो देखिए क्या पहला क्वेश्चन आपका 59 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। ठीक है। वर्ष 2005 में दोनों विषयों ए और बी के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या में से जो है 30% आवेदन पत्र जो है स्वीकृत किए गए। ठीक है। मतलब ए और बी दोनों मिला के जितने पत्र प्राप्त हुए थे उसमें से जो है सिर्फ 30% आवेदन पत्र जो है स्वीकृत किए गए थे। तो वर्ष 2005 में दोनों विषयों को मिलाकर कुल कितने आवेदन जो आवेदन पत्र है स्वीकृत किए गए थे। ठीक है। तो ए और बी कितने हैं, ए और बी देखिए ए और बी दोनों को पहले जोड़ेंगे और उसका 30% निकाल लेंगे। ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा कितना परसेंट हमको प्राप्त होता है। ए और बी अगर देखें तो दोनों को अगर पहले जोड़ते हैं, ठीक, तो पहले दोनों को जोड़ लेंगे तो 130 प्लस 280 हो जाएगा। ये 280 है। क्लियर है। आपका 130 प्लस 280 है, दोनों का 30% ना, इसका जो है 30%। ठीक है। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं 130 और 280 को, तो आपका कितना हो जाएगा। जीरो, आठ तीन 11, और दो एक तीन एक चार, 410। इसका 30% बोला है तो गुणे 30/100। ठीक है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा। ठीक है। तो अब इसको इसका इसमें आप गुणा कर देगा। ठीक है। तीन एकम तीन और तीन चौका 12।
ठीक है। तो आपका हो जाएगा 130। 123 आवेदन पत्र जो है 2005 में आपके प्राप्त किए गए थे टोटल। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प 59 पे आपका राइट आंसर। ठीक है। हमसे क्या पूछेगा, वर्ष 2005 में दोनों विषय ए और बी के लिए प्राप्त आवेदनों की जो संख्या में से जो है सिर्फ 30% आवेदन जो है स्वीकार किए गए थे। तो 30% हमको अगर दोनों का निकालना है तो दोनों को जोड़ के उसका 30% निकाल देंगे तो आपका 123 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपके यहाँ पे राइट है। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्या दिया गया है। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2004 में विषय ए के लिए प्राप्त जो है 30% आवेदन पत्र एवं बी के लिए जो है प्राप्त 20% आवेदन पत्र अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों से प्राप्त हुए थे। ठीक है। एक मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट। चलिए, क्या पूछा गया, वर्ष 2004 में विषय ए के लिए प्राप्त 30% आवेदन पत्र एवं बी के लिए प्राप्त 20% आवेदन पत्र जो अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों से प्राप्त हुए थे 2004 में, दोनों विषयों को मिलाकर कितने अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पत्र हमको प्राप्त हुए। ठीक है, विषय ए के लिए 30%, तो विषय ए में कब की बात कर रहे हैं, 2004 की बात कर रहे हैं। 2004 की बात कर रहे हैं ना, तो 2004 में 210 और 140 है। तो 210 का 30%, 210 का 30% प्लस 2000, सॉरी 2004 का जो है 20, बी का 20%, बी का कितना परसेंट, बी का 20% बोले तो 140 का 20%। ठीक है, 140 का जो है 20% जोड़ लेंगे। ठीक है, 140 का 20% निकाल लेंगे तो इससे ए कट जाएगा, इससे ए कट जाएगा, जीरो जीरो कटेगा। तो आपका देखिए, अब इसमें इसका गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। एक मिनट, थोड़ा सा जगह चाहिए हमको। तो देखिए, अब इसका इसमें अगर कर देंगे तो 63 आ जाएगा, प्लस इसका इसमें कर देंगे तो 14 दूनी 28 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 तीन 11 और 6 दो 8 एक 9, तो 91 आ जाएगा। ठीक है, तो 2004 में दोनों विषयों को मिलाकर कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पत्र हमको प्राप्त हुए, तो 91 आवेदन पत्र जो है हमको 2004 में अंतर्राष्ट्रीय आवेदन प्राप्त जो है प्राप्त हुए दोनों विषयों को मिलाकर। तो जो आपका ए वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, हमको क्या बोला था, विषय ए के 30%, तो विषय ए में जो है 210 थे, इसका 30% निकाले तो 63 आ गया। और विषय बी के लिए जो है 20% आवेदन पत्र। ठीक है, तो विषय बी जो है आपका 140 था, इसको हमने 20% निकाला, हमको 28 मिल गया। ठीक है, तो दोनों को मिला लिया, तो दोनों को मिला के हमको हमारा कितना आएगा, तो 91 आएगा। तो 91 जो है अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पत्र हमको प्राप्त होते 2004 में दोनों विषयों को मिलाकर। ठीक है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे तो आंख बंद करके सॉल्व कर लेगा आप लोग। अब यदि वर्ष 2008 में एवं 2009 में दोनों विषयों ए एवं बी को मिलाकर प्राप्त आवेदन की जो पत्रों की संख्या का अनुपात जो है 3 तथा 4 था, तो वर्ष 2009 में दोनों विषयों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या क्या थी, हमको ये बताना है। ठीक है, क्लियर है सभी को। वर्ष 2008 एवं 9 में दोनों विषयों ए एवं बी को मिलाकर प्राप्त आवेदन पत्रों की जो संख्या का अनुपात है क्रमशः 3 तथा 4 था, तो वर्ष 2009 में दोनों विषयों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, हमको ये बताना है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें क्या करना है आपको, सबको तो मिला के बस जोड़ना ही है ना। 2009 में दोनों विषयों को, दोनों विषयों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या क्या थी, हमको ये बताना है। ठीक है, 2009 की बात करते हैं, 2009 में दोनों को जोड़ दी, अच्छा 2009 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 2009 हमको दिया नहीं गया है, क्लियर है। ठीक है, 2008 का दिया गया है 230 और 190। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर दे, 230 प्लस 190, क्लियर है। तो देखिए 2008 में, 2008 के निकालेंगे पहले, 2008 में ए एवं बी इसका निकाल लेंगे तो देखिए
230 प्लस 180 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। 180 है ना, 230 प्लस 180 होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि 190 है। 190 है, सॉरी, 190 है, तो 190 जोड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आपका 190 है। 0 हो गया, 9 3 12 हो गया, और 2 1 3 1 4 होगा, 420 आ गया। 2008 में ए और बी दोनों विषयों की संख्या कितनी आ गई है? 420 आ गई है। ठीक है, तब 2009 की बात कर रहा है। ठीक है, इनका जो अनुपात भी दिया गया 3 तथा 4 दिया गया। ठीक है, 2009 में दोनों विषयों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या, ठीक है, पत्रों की कुल संख्या हमको निकालनी है। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए, इनका अनुपात 4:3 दिया गया था। 2008 का कुल वैल्यू कितना आया? तो देखिए 2008 का कुल वैल्यू आपका देखिए 420 आया है। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे साथी, देखिए ये आपका, चलिए इससे डिवाइड पहले कर लेंगे या इसको सॉल्व कर लेंगे? पहले चलिए डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, ठीक है, 420 को अगर डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 3 चौका 12 आ जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 140 आ जाएगा। 140 को अगर इसमें वो कर देंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे, तो देखिए 4 शून्य शून्य, 4 चौका 16, 4 एकम 4 1 5, तो 560 आपका आंसर, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर साथियों? देखिए क्या पूछा गया था हमको, यदि वर्ष 2008 एवं 9 दोनों विषयों ए एवं बी को मिलाकर प्राप्त आवेदन पत्रों की जो संख्या का अनुपात दिया गया था 3:4 दिया था, तो वर्ष 2009 में दोनों विषयों का प्राप्त आवेदन पत्रों की जो हमको कुल संख्या पूछी थी। ठीक है, तो पहले 2008 ए और बी दोनों विषयों का जो है कुल संख्या हम प्राप्त करें। कुल पत्रों की जो संख्या है 420 आ रही है, और इनका अनुपात 2009 और 2008 दोनों का अनुपात हमको दिया गया है। तो 2009 और 8 का अनुपात कितना है? तो 3:4 है। ठीक है, क्लियर है, अनुपात में दिया गया था। ठीक है, 2009 में दोनों विषयों की प्राप्त संख्या के लिए हमको क्या करें? तो 4:3 कर लेंगे, गुणे 4 जो आपका दिया गया 2008, इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है इतना? तो आपका आंसर आ जाएगा 560। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 62 नंबर। ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर का जाएगा। वर्ष 2005, 2007 एवं 2008 में विषय ए के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की औसत संख्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन, औसत पूछा है आपको। ठीक है, इनका सिर्फ विषय ए का पूछा है, तो और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ए 2005, 2007 और 2008। ठीक है, 2005, 2007 और 2008 हमको निकालना है। ठीक, 2005 का ए 130, 2007 का 210 और 230, 210 230 130, 210 200। ठीक है, तो देखिए 130 2005 में है, 210 आपका 2007 में है, और 230 आपका 2008 में है। औसत पूछा है ना, तो औसत निकालने सबको जोड़ दी, कितनी संख्या? 1 2 3 संख्या, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इनको जोड़ेंगे तो देखिए 0 0 0 हो जाएगा, 3 1 4 3 7 हो जाएगा, 7 हो गया, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 570/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेंगे तो 5 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 9 27, 190 आपका आंसर है। ठीक है, तो 190 आपका आंसर आ जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, औसत पूछा था, औसत आपको बहुत इजी क्वेश्चन होता है औसत निकालना। ठीक है, क्लियर सभी को? अब अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन रहेगा इसको ग्राफ का। वर्ष 2004 की अपेक्षा 2006 में विषय बी के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है दर्ज की गई? ठीक है, वृद्धि दर्ज की गई हमसे पूछा है। ठीक है, 2004 की अपेक्षा 2006 में विषय बी के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक है, तो वर्ष 2004 की बात करें तो देखिए वर्ष 2004 में जो है कहाँ गया है, वर्ष 2004 आपका यहाँ पे है। ठीक है, वर्ष 2004 में विषय बी 140 पाया है, और 2006 की बात करें तो 220 है। ठीक है, 120 और 240 है, 120 और 240 है ना, तो 140 और 220 है। ठीक है, 140 और 220 है। क्लियर है? तो 2004 में विषय बी के लिए कितना मिला है? तो
140 मिला है और 2006 में विषय बी की बात करें तो 220 आवेदन पत्र हमको प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? तो इन दोनों के प्रतिशत में हमको कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो कहाँ नीचे थोड़ा सा। ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं प्रतिशत में वृद्धि हमको कैसे निकालना है। मैंने आपको कई बार कराया है। ठीक है, प्रतिशत में वृद्धि निकालना है तो 220 में से माइनस 140 कर लेंगे, बटे में 140 से पूछा है और प्रतिशत पूछा है तो गुणे 100 कर देंगे। क्लियर है? चलिए पहले इसमें से इसको घटा लेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 0 में से 0, फिर 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 में से 4 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। क्लियर है? 8 बचा और यहाँ पे आपका कितना बचेगा? एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका बच्चा है बटे में 140 गुणे यहाँ पे 100 है। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका गुणा कर देंगे 80 में तो यहाँ पर डबल 0 हो जाएगा। अब नीचे 140 आएगा, 140 0 से अब 14 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। देखिए आपका 2 7 14 और 2 चौका 8। ठीक है, तो 400 बचे में 60 आ गया। अब 400 बटे में 7 को अगर डिवाइड कर भाग दे देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 57 सही 1/7 आंसर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 57 सही 1/7 जो है आपका आंसर आने वाला है। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, कैसे करना है मैंने आपको 2004 में, मुझे देखिए 2004 की अपेक्षा 2006 में, ठीक है 2004 की अपेक्षा 2006 में विषय बी के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया है। यहाँ पर देखिए 2004 में 140 40 जो है विषय बी के लिए जो है आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और 2006 में जो है 220 प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो प्रतिशत में वृद्धि निकालने के 220 में से 140 को डिवाइड कर लिया, हमसे किससे अपेक्षा किससे की है। ठीक है, तो 2004 की अपेक्षा की है। ठीक है, तो देखिए 2004 140 से इसको डिवाइड कर देंगे तो गुणे 100, हमसे प्रतिशत में पूछा तो गुणे 100 कर लेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 220 से 140 को माइनस करेंगे तो आपका 180 बचेगा। 140 नीचे आया गुणे 100 तो गुणे 100 आपका 180 में गुणा करेंगे तो आपका 8000 हो जाएगा। 8000 को अगर इसको डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 400 बटे में 7 आ जाएगा। ठीक है, 8000 को अगर इससे डिवाइड कर लेंगे तो देखिए 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो 20 सत्ते 40 और 20 400 का आपका करेंगे तो 8000 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे 400 बटे में 7 तो आपका 57 चाहिए 1/7 का आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, अभी देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 86 में, एक निश्चित कूट भाषा में जो देन को RLBS के रूप में लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी कूट भाषा में AEPJ के रूप में जो है लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। क्लियर है? ठीक है, पहले देखते हैं देन को RLBS कैसे लिखा। ठीक है, THEN देन को क्या लिखा है? RLBS लिखा है ना। ठीक है, तो R से अच्छा T से R यहाँ पे देखेंगे साथियों -2 हो रहा है। ठीक है, T से -R देखेंगे तो यहाँ पे जो है -2 हुआ है। ठीक है, H से L की बात कर रहा है। ठीक है, तो H से L देखेंगे तो आपका यहाँ पे +4 हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? H से L की बात करेंगे तो यहाँ पे +4 हो रहा है। उसी प्रकार जो आपका है E से साथियों देखेंगे तो आपका क्या हो रहा है? E से आपका B हो रहा है यानी कि यहाँ पे -2 हो रहा है। क्लियर है? E से अच्छा 5 है और 2 पे गया तो -3 होगा। ठीक है, 3 का अंतर आएगा, 3 आएगा। ठीक है, -3 हुआ है। E से B गया है तो 5 से 2 आया यानी कि -3 हुआ है। और N से साथियों S हुआ है। ठीक है, तो N आपका 14 पे आता है, S जो आपका 20वें नंबर पर आता है। यहाँ पे देखें तो +5 हुआ है। ठीक है, तो -2 करेंगे, +4 करेंगे, फिर -3 करेंगे, फिर +4 करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखें तो आपका एक वो चल रहा है, सीरीज चल रहा है, -2 -3 फिर -4 और इसका +4 +5 फिर +6 आएगा। ऐसा वाला आपका सीरीज चल रहा है यहाँ पे। तो AEPJ हमको इसका बताना है। ठीक है, इसका हमको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, इसका हम उल्टा करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ए में हमको क्या करेंगे, ए में हमको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि AEPJ किससे बना है हमको वो बताएं। ठीक है, जैसे देन से आपका RLBS मिला था,
देन से हमको RLBS मिला था, उसी प्रकार हमको बताना है कि AEPJ जो है किससे मिला है, हमको किससे प्राप्त हुआ है, ये हमको बताना है। तो हमको यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा, जो यहाँ पे माइनस कर देते हैं इसमें प्लस करेंगे, और जो प्लस किए थे उसमें माइनस करेंगे तो हमको उल्टा पता चला। तो ए में हमको +2 करेंगे तो हमको पता चला, ए में +2 करेंगे तो हमको C मिल जाएगा। ई में जो है यहाँ पे क्या किया था, +4 किया था, तो यहाँ पे माइनस हमको 4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ई में अगर -4 करेंगे यानी कि 5 में -4 करेंगे तो हमको ए मिल जाएगा, ठीक है। उसका जो पी है यहाँ पे क्या -3 किया था, तो यहाँ पे हमको +3 करना पड़ेगा, क्लियर है। तो पी में +3 करेंगे तो पी आपका जो है 14 नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है, ठीक है। पी जो आपका 16 नंबर पर आता है, +3 करेंगे तो 19 आएगा, 19 पे जो हमको क्या मिलता है, तो यस मिलता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है सभी को कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जी लास्ट वाले में माइनस प्लस किया था तो हमको माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे। तो जे में हम माइनस करेंगे कितना, 5। तो जे आपका कितने नंबर पर आता है, 10वें नंबर पर आता है, -5 करेंगे तो 5 पे जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, ई मिल जाएगा। तो KA या C मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका डीएल अभी कब देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। हमसे देखिए पहले क्या पूछेगा, एक निश्चित कुट भाषा में देन को RLBS के रूप में जो है लिखा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस शब्द को उसी कुट भाषा में जो है AEPJ के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए RLBS किससे प्राप्त होता है, देन से प्राप्त होता है। उसी प्रकार हमको बताना है कि AEPJ जो है किससे प्राप्त होता है, KASE। यहाँ पे जो हमने किया था माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमको उल्टा करना पड़ेगा, पहले में जो है प्लस कर देंगे, दूसरे में माइनस कर देंगे, तीसरे में प्लस कर देंगे, और चौथे में माइनस कर देंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो KASE आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है, क्लियर है सभी को। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 87 नंबर, ध्यान से देखिए, निम्नलिखित नाम समूहों में से असंगत की जो है पहचान करना, अमरूद, तरबूज, सलाद, पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार। तो इसमें से आपका अलग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो अलग होगा आपका देखिए सलाद पत्ता होगा, ठीक है, जो आपका बी ए अभी कब देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। सलाद पत्ता को छोड़कर बाकी सभी जो है फलों से संबंधित है, ठीक है। तो सलाद पत्ता इनमें से आपका अलग हो जाएगा, सलाद पत्ता जो है यहाँ पे अलग है। तो अमरूद, तरबूज, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार, ये सभी क्या है आपके फल है, लेकिन सलाद पत्ता जो है इसमें आपका नहीं आता है, फल के रूप में नहीं आता है, ठीक है, क्लियर सभी को ये वाला। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर है, ध्यान से देखिए उत्तर देखिए। A+B का अर्थ है ए बी की बेटी है, यानी कि P का अर्थ है, सॉरी प्लस का अर्थ है बेटी है, ठीक है, क्लियर है। A-B का अर्थ है पत्नी है, माइनस का अर्थ है पत्नी, गुड़े का अर्थ है पति, गुड़े का अर्थ है पति, भाग का अर्थ है पिता, ठीक है, भाग का अर्थ है पिता, क्लियर है। तो यदि V प्लस, अच्छा, V+P गुड़े R+Q-S भागे U गुड़े T, तो इनमें से कौन सा सही कथन है, ठीक है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं ना। V+P दिया गया ना, प्लस का अर्थ क्या है कि V मतलब V जो है इसकी बेटी हो जाएगी ना, लेकिन यहाँ पे जो गुड़ा वाला होता है ना, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसको हम पीछे से सॉल्व करते हैं, हमको एग्जैक्ट मिल जाता है, ठीक है, क्लियर है सभी को। इसमें उल्टा करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, उल्टा हम पीछे से शुरू, T गुड़े U दिया गया है, तो T गुड़े U यानी कि U जो है T का पति हो जाएगा, ठीक है, ये इसका पति हो जाएगा, U जो है T का पति हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार भाग दिया गया है, तो भाग का अर्थ क्या है साथियों, कि यस जो है U का पिता हो जाएगा, ये इसका पिता हो जाएगा, क्लियर है, ये इसका पिता हो जाएगा, ये इसका पति हो जाएगा, ठीक है। T का U पति हो जाएगा, U का पिता यस हो जाएगा। अब देखिए माइनस दिया गया है, माइनस कहाँ है, तो आपका माइनस जो है यहाँ दिया गया है, ठीक है। माइनस क्या है, तो देखिए पत्नी है, ठीक है, यानी कि Q जो है ये इसकी पत्नी हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी पत्नी हो जाएगी, क्लियर है। R+Q दिया गया, ठीक है, R+Q दिया गया है, तो R जो है Q की बेटी है, R जो है Q की बेटी है, क्लियर है। R जो है Q की बेटी है, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है P और R दिया गया, ठीक है, तो गुड़े दिया गया है, तो गुड़े आपका कहाँ है, गुड़े आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका जो है पति, R का पति कौन हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में प्लस दिया गया तो P की बेटी जो है V हो जाएगी, ठीक है, P की जो बेटी है V हो जाएगी, क्लियर है।
तो आर वी की माँ है, पहला देखते हैं आर कहाँ है, यहाँ पे है, वी कहाँ है, यहाँ पे है। क्लियर है? तो आर वी की माँ होगी, आर यहाँ पे है बेटी। चलिए अब डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है, जो दिया गया था यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं, ये इसका पति हो जाएगा। क्लियर है? ये इसका पति है। यू का पिता आपका यश है। डायग्राम कहाँ बनेगा यार? चलिए यहाँ पे इतना समझ गया तो इसको हटा लेते हैं, बाद में देख लेंगे जो रहेगा। आपका पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यू का पिता आपका यश दिया गया है। यश जो है यू का पिता है। क्लियर है? यश की पत्नी आपकी क्यू है, ये इसकी पत्नी है। ठीक है। अब क्यू की बेटी आपकी आर है, आर इसकी बेटी है। क्लियर है? उसके बाद आर तक हो गया, आर के बाद कूड़ा दिया गया है, ये इसका पति है। ठीक है। पी जो है आर का पति है। उसके बाद वी, वी जो है इसकी बेटी हो जाएगी। ठीक है, इसकी बेटी हो जाएगी। तो हमको क्या पूछा है? आर वी की माँ है, आर वी की माँ हो जाएगी। सही है, ये भी तो सही दिख रहा है मुझे। ठीक है। अच्छा, कौन सा कथन सही नहीं है हमको ये पूछा है। ठीक है, आर जो है वी की तो माँ दिख रही है, ये सही है। इसका अगर पति पी है, पी की बेटी वी है, आर का पति पी है, पी की बेटी वी है, तो ये दोनों पति पत्नी है, इनकी बेटी वी है, तो आर की बेटी वी तो सही हो जाएगा। यू आर का भाई है, यू आर का भाई है। हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए, इसका पिता यश है, यश की पत्नी क्यू है, क्यू की बेटी आपकी आर है। यू का पिता यश है, यश की पत्नी क्यू है, क्यू क्या, क्यू की बेटी आर है, तो ये दोनों यू और आर आपस में क्या भाई बहन हो जाएंगे। तो आपका भाई वाला भी सही है। यश वी का दादा है, यश वी का दादा है, दादा नहीं होगा, इतना देखिए। ठीक है, इसका अगर ये नाना होगा, दादा नहीं होगा, याद रखिए, ये नाना होगा। तो जो एस वी का जो दादा है नहीं होगा, तो जो आपका दिया गया डी वाला अब सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर, ये आपका नाना होगा, दादा नहीं होगा, क्योंकि बेटी का बेटी की बेटी है ये। ठीक है, बेटी की बेटी को आपकी क्या लगेगी? आ, आपका ना आप उसके जो है नाना लगेंगे। बेटी की बेटी जो रहेगी, तो आप उसके जो है नाना लगेंगे, दादा नहीं लगेगा। बेटे का बेटे की अगर बेटी होती तो आप उसके दादा लगते, लेकिन ये बेटी की बेटी है तो आपका ये नाना होगा, दादा वाला नहीं होगा। तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और जो आपका क्यू आर की माँ है, तो हाँ, क्यू आर की माँ है। यहाँ पे देखिए, क्यू जो है आर की, आर जो है क्यू की बेटी है, तो क्यू जो है आर की माँ हो जाएगी। तो ये भी आपका यहाँ पे कथन सही है। तो जो आपका दिया गया कौन सा कथन सही नहीं, तो सी वाला कथन आपका यहाँ पे सही नहीं है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 89 नंबर। दिए गए प्रश्न को पढ़े और निर्णय ले कि निम्नलिखित में से कौन सा तर्क प्रभावशाली है। ठीक है, कथन क्या दिया गया है? क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 साल या 2 साल बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए? ठीक है, तो देखिए, हाँ, वे स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उन्हें चालाकी से काम निकाला जाता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, तर्क क्या दिया गया है? पहला कथन क्या दिया गया है? क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल के बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए? तर्क क्या दिया है? तर्क दिया गया पहला, हाँ, वे स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं और उनसे जो है उनसे चालाकी से काम निकाला जा सकता है। दूसरा तर्क दिया गया है, नहीं, जब तक उनकी नीतियां और योजनाएं आकार लेने लगती हैं और उन्हें छोड़ना पड़ता है। नहीं, जब उनकी नीतियां और योजनाएं जो आकार लेने लगती हैं, उन्हें जो है छोड़ना पड़ता है। और जो तीसरा दिया गया है, नहीं, यह बहुत सारी प्रशासनिक परेशानियां पैदा करेगा और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधा का जो है कारण बन जाएगा। तो ये आपका सही कथन लग रहा है, तीसरा वाला। और दूसरा वाला, नहीं, उसका स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर स्थानांतरण करेंगे, उनकी जो नीतियां योजनाएं हैं आकार नहीं ले पाएंगी। तो जब नहीं, जब
तक उनकी नीतियां और योजनाएं आकार लेने लगती हैं, तब उन्हें छोड़ना पड़ता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए इतनी मेहनत से उन्होंने अपना वहाँ पे जो है नीति और योजनाएं बनाई होंगी। अगर उनको 1 या 2 साल में स्थानांतरित करेंगे तो उनका जो नीति और योजना जो है सब गलत हो जाएगा। तो नहीं, दूसरा और तीसरा जो तर्क यहाँ पे आपके यहाँ पर मजबूत होगा, ठीक है। ये जो तो कथन है इसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, वे स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, उनसे जो है चालाकी से काम निकल जा सकता है। ये आपका गलत हो जाएगा। तो जो आपका दूसरा कथन तीसरा कथन दिया गया है, आपका यहाँ पे मजबूत तर्क हो जाएगा। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे केवल तर्क 2 और 3 जो है प्रभावशाली होंगे। जो आपका सीएल विकल्प देगा, आपका अधिकारियों को 1 या 2 साल के बाद अचानक किए जाने से अधिकारियों को जो है काफी असुविधा होती है। वह जब तक वहाँ की चीजों के बारे में ठीक से जान पाते तब तक उन्हें वहां से जाना पड़ता है, ठीक है। तो आपका जो दूसरा और तीसरा कथन दिया गया आपका यहाँ पे मजबूत हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। तो इससे जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा।